नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और 1 मई 2020 के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं। स्टूडेंट, कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.2 का बहुत ही सिंपल बेसिक बताया था, बहुत ही सिंपल वे में, मतलब आपको जोड़ने के हिसाब से मैंने कुछ बातें की थी, एक एग्जांपल भी दिया था। अब मैं आज बिल्कुल जीरो लेवल से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंटरवल फाइंड आउट करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन सब के बारे में पूरा विस्तार से लेकर चलता हूं और साथ में एक्सरसाइज से भी आपको जोड़ता हूं। तो देखिए, यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो था वर्धमान या राशमान। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट कल तो मैंने आपको ऐसे ही नॉर्मली एग्जांपल दिया था, नॉर्मली बात की थी मैंने ऐसे आपको, और थोड़ा सा सिंपल परिचय दिया था। आज भी बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली वहीं ले चलता हूं जहां हमारा टॉपिक है। देखिए, मैं पहले चारों बिंदु एक्सप्लेन करता हूं, उनकी कंडीशन सब कुछ लिखाता हूं। वर्धमान इंक्रीजिंग क्या होता है? देखो, जब कोई फलन किसी अंतराल a, b के लिए वर्धमान कहलाता है तो उस अंतराल में स्थित किन्हीं दो राशियों पर, हम दो राशि लेंगे, एक छोटी लेंगे, एक बड़ी लेंगे। जब कोई फलन किसी अंतराल में वर्धमान होता है तो उस अंतराल की किन्हीं दो छोटी और बड़ी राशियों पर फलन का मान छोटी पे छोटा और बड़ी पे बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात। इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ साहब, जैसे संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे फलन का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे फलन का मान भी बढ़ेगा। आ रही बात समझ? और आगे सुनिए, पर क्या होता है कि कई बार उस अंतराल में दो बिंदु ऐसे भी मिल जाते हैं जिन पर फलन का मान कम ज्यादा न होकर बराबर हो जाता है। बात समझ रहे हो? इसको पहले लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। यदि एक फलन f(x) x belongs to a, b, ठीक है। यदि एक फलन f(x) जहां x belongs to a, b है के लिए दो स्वतंत्र अवयव, यानी उस अंतराल में से कोई से भी ले सकते हो, दो स्वतंत्र अवयव x1 छोटा है और x2 बड़ा, आगे दिख नहीं रहा होगा, मैं लिखूं बिलोंग्स टू a, b। मैंने छोटा क्वेश्चन लिखा है, इसके बीच का होना चाहिए, ना a के बराबर होना चाहिए ना b के बराबर होना चाहिए। यदि एक फलन f(x) जिसमें x बिलोंग्स टू a, b के लिए दो स्वतंत्र अवयव x1 छोटा है x2 बड़ा है, या ऐसे ले ले पहले x1, x2 बिलोंग्स टू a, b, ठीक है ना। इस प्रकार हैं कि x1 छोटा है
और x2 बड़ा है। एक फलन है f(x) जो इस अंतराल में परिभाषित है। उस अंतराल में से ही हमने दो राशियां ली, x1 और x2। x1 छोटा है, x2 बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार है कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। ठीक है, आप देखिए यहां कंडीशन सुनिए। पहली कंडीशन, आप कहेंगे जब f(x1) छोटा और बराबर f(x2) है, तब फलन f(x) दिए गए अंतराल में एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। ठीक है, समझ गए? ये तो कॉमन मैंने स्टेटमेंट लिखा है, उसमें से अब सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। यदि एक फलन f(x) यदि a, b अंतराल में इंटरवल में परिभाषित है और उसके लिए हमने दो अवयव x1 और x2 इस प्रकार लिए कि x1 छोटा है, x2 बड़ा है। अब यदि छोटे के ऊपर फलन का मान कम और बड़े के ऊपर फलन का मान ज्यादा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे बराबर भी हो जाए, कम पे कम ज्यादा पे ज्यादा, पर कई बार ऐसा भी हो जाए कि x1 और x2 पर फलन का मान बराबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के फलन को उस अंतराल में, तब फलन f(x) दिए गए अंतराल में क्या कहलाएगा? वर्धमान कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ? इसको आप चाहो तो मैं एक दूसरा भी आपको यहां पर प्रमेय, जो लॉगरेंज ने प्रमेय दी थी, उसके द्वारा भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे होता है? लॉगरेंज ने ये कहा था कि दिए गए अंतराल में से, दिए गए अंतराल में एक अवयव c इस प्रकार होगा कि उस अवयव पर फलन के अवकलज का मान किसके बराबर होगा? यहां पर अपन x1 और x2 की बात करें तो आएगा f(x2) माइनस f(x1) बाई x2 माइनस x1। ओके, क्या कहा? ये बात तो इस अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू रूल डिफाइन हो चुकी है कि पूरी बात आपस से बोल देता हूं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। यदि कोई फलन किसी अंतराल में परिभाषित है तो उस अंतराल में से दो अवयव उठाएंगे, एक x1 होगा, एक x2 होगा। x1 छोटा होगा, x2 बड़ा होगा। अब हम देखेंगे कि x1 पर फलन का मान कम है और x2 पर फलन का मान ज्यादा है, और कई बार ऐसा भी हो जाए कि दोनों पर मान बराबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के फलन को उस दिए गए अंतराल में वर्धमान फलन कहा जाता है। अब इसी बात को मैं लॉगरेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लॉगरेंज ने ये कहा था कि यदि कोई फलन अपने दिए गए अंतराल में सतत है, अवकलनीय है और f a बराबर f b नहीं है, तो यहां पर तो बराबर नहीं की बात कर रहा हूं। बराबर तो हो सकता है कई बार, पर बराबर नहीं हो। तब लॉगरेंज ने ये कहा था कि उन दोनों जिसके ऊपर बराबर नहीं है, जिसके ऊपर बराबर नहीं है, वहां पर f a नॉट इज इक्वल f b पढ़ते थे, और यहां पर क्या है? f(x1) नॉट इज इक्वल f(x2), यानी अपन इस निशान की बात कर रहे हैं, बराबर की नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या आ रहा है जरा देखना कि x1 और x2 पर मान बराबर नहीं है, तो x1 और x2 के बीच में एक अवयव c इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए जिस पर फलन की प्रथम अवकलज का मान f(x2) यानी उच्च सीमा पर फलन का मान माइनस निम्न सीमा पर फलन का मान बटे दोनों सीमाओं का अंतर। ये बात मैंने लॉगरेंज थ्योरम में आपको पढ़ाई थी, वो या लगा दी। अब ये उठ के इधर आ जाए, ये से गुणा हो जाए और ये उधर पड़ा रहेगा, उसको मैं पूरी को इधर लिख देता हूं
fx2 माइनस fx1 सॉरी बराबर हो गया f डेश c इंटू x2 माइनस x1। ओके, यदि फलन वर्धमान है तो फलन के प्रथम अवकलज का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि फलन वर्धमान है तो फलन के प्रथम अवकलज का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गई? वर्धमान के लिए प्रथम अवकलज f डे सी बड़ा होना चाहिए 0 से। राशमान के लिए प्रथम अवकलज का मान 0 से छोटा होना चाहिए। और न वर्धमान न राशमान है, यानी फलन का क्रांतिक मान की बात करें तो 0 के बराबर, यानी चर फलन बोलते हैं इसको। जब फलन के प्रथम अवकलज का मान यदि 0 हो जाए तो इसे बोलते हैं चर फलन, यानी ये सॉरी स्थिरांक फलन हो गया, अचर फलन, चर नहीं सॉरी अचर फलन हो गया। ओके, क्या हो गया? अचर फलन। तो मैंने क्या कहा कि यदि फलन वर्धमान है तो प्रथम अवकलज का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और बड़ा है तो यहां निशान क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा। ये लो, इधर क्या आ गया? fx2। सुनिए इधर, ये 0 से बड़ा है तो ये पूरा मान भी 0 से बड़ा हो गया। ये 0 से बड़ा है तो ये मान क्या होगा? यानी देखना मेरी बात सुनो, ये इसके बराबर है, ये 0 से बड़ा है तो ये भी क्या होगा? 0 से बड़ा हो गया। तो fx2 माइनस fx1, समझना आराम से। अब क्या हो गया? इधर fx2 और बड़ा है इससे fx1 से आ गया, यानी x1 पर फलन का मान कम है और x2 पर फलन का मान ज्यादा है। वही बात यहां कही गई है, x1 पर फलन का मान कम है, लेस देन है, और x2 पर फलन का मान ज्यादा है, ग्रेटर देन। अच्छी तरह देख लें, समझ लें। 0 से स्टार्ट करके ले चल रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। यदि किसी अंतराल में परिभाषित फलन f(x) के लिए उस अंतराल में से दो अवयव ऐसे स्वतंत्र अवयव अपनी मर्जी से कोई भी उठाएं, x1 और x2, x1 छोटा होगा, x2 बड़ा होगा, और फलन का मान उन दोनों x1 और x2 पर हम ज्ञात करें तो ये पाए कि x1 पर फलन का मान छोटा है, x2 पर फलन का मान बड़ा है, या ऐसी स्थिति बन सकती है कि दोनों पर फलन का मान बराबर हो जाए, तब क्या कहेंगे कि उस अंतराल में दिया गया फलन क्या है? वर्तमान। लोगरेंज थ्योरम के अनुसार ये कहा गया है, लोगरेंज ने कहा पहले दो प्रतिबंध तो मैं आपको बता चुका हूं, सततः अवकलनीय है, और तीसरा प्रतिबंध है कि x1 पर और x2 पर मान बराबर नहीं होता है, तो x1 और x2 के मध्य एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिस पर फलन के प्रथम अवकलज का मान fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होना चाहिए, यानी x2 बड़ी वाली संख्या है यानी b हो गया, x1 छोटी वाली संख्या है a हो गया, यानी fb माइनस fa अपॉन b माइनस a की तरह काम कर रहा है। और इसको हल करें तो ये आ गया, ये से गुणा हो गया, यहां लिख दिया। यदि फलन वर्धमान है, ध्यान रखना, वर्धमान में प्रथम अवकलज का मान, वर्धमान है तो प्रथम अवकलज का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, राशमान में 0 से छोटा होना चाहिए, और यदि किसी फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 हो जाए तो उसे अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। उसको लिया, यहां पर देखो इसका मान 0 से बड़ा है तो ये पूरा मान इसके बराबर है, तो ये भी 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो x2 पर फलन का मान बड़ा है और x1 पर फलन का मान छोटा है। अब ये तो मैंने बात की केवल वर्धमान। अब आइए इसको हटाता हूं मैं। अब देखो यहां पर बार बार नहीं लिखना पड़े, मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। यदि यहां पर राशमान होता तो क्या लेता मैं? यहां पर छोटा लेता, ये लो, छोटा लेता तो क्या हो जाता? ये लो, छोटा हो गया। राशमान में उल्टा, ध्यान रखना, वर्धमान में छोटे पर छोटा और बड़े पे बड़ा, छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा, वर्धमान उल्टा हो जाए, छोटे पे बड़ा और बड़े पे छोटा। देखो आ गया, ये रहा, एक सुनी तरफ बड़े का निशान आ गया। कब? जब प्रथम अवकलज को हमने क्या माना? 0 से छोटा माना है। और प्रथम अवकलज 0 से छोटा कब होता है? जब राशमान होता है तो प्रथम अवकलज 0 से छोटा होता है, और वर्धमान में प्रथम अवकलज 0 से बड़ा होता है। तो जब इसी लोगरेंज प्रमेय के अनुसार जब हम राशमान चेक करेंगे तो यहाँ पर छोटे का निशान लगाएंगे, लेस देन का निशान लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे तो x1 पे मान बड़ा आएगा, x2 पे मान छोटा आएगा। x1 क्या था? छोटा है, x2 क्या है? बड़ा है, छोटे पे बड़ा मान आ रहा है, बड़े पे छोटा मान आ रहा है, तो राशमान हो गया। अब सिंपल सी एक लाइन बोलूंगा, समझ लेना। यदि किसी अंतराल में से दो राशि उठाओ x1 और x2,
x1 छोटा होगा, x2 बड़ा होगा। यदि फलन का मान छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा है वर्धमान, और बड़े पे छोटा छोटे पे बड़ा है तो राशिमान। सिंपल ये बात याद रखनी है, छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा इंक्रीजिंग, छोटे पे बड़ा बड़े पे छोटा डिक्रीजिंग, बस ये ध्यान रखना है। अब इसका इंटरनली जो डिस्क्रिप्शन है वो आप कर दीजिए, आ जाइए। अब इसी का दूसरा भाई है कि यहां पर बराबर हो ही नहीं, हमेशा छोटे पे छोटा ही बना रहे और बड़े पे बड़ा ही बना रहे, तो तब इसको कहते हैं, तब दिया गया फलन बार, ये भाषण लिखा, तब फलन f(x) दिए गए अंतराल में, यहां पर पूरा आ गया, सिर्फ एक वर्ड जोड़ूंगा मैं, निरंतर वर्धमान है। ओके, बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के कभी। कल भी मैंने वहां भी वही बताया, जीरो के बराबर भी हो, जीरो से बड़ा 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 चलता रहे वर्धमान, कभी जीरो हो ही नहीं, बड़ा ही बड़ा चलता रहे निरंतर वर्धमान। ये बोला इससे रिलेटेड, यानी ये अपनी जो बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब आरबीसी एनसीईआरटी जो पहले अपने बिल्कुल लास्ट आज से 10 साल 15 साल तक चलती गई बुक, उसको वो दोनों थीम मिला के पढ़ा रहा हूँ, केवल सवाल पे नहीं जाना है, वरना इतने में 5 सवाल करवा चुका होता। 2 एग्जाम्पल है इसमें, आपने अपनी बुक में 2 एग्जाम्पल है, 4 पॉइंट है, उनको एक्सप्लेन किया, इतने काम हो जाता, पर अपन आराम से पूरी थीम समझ लिए। आइए देखिए, तो जीरो दोनों के बराबर नहीं हो, छोटे पे छोटा ही छोटा रहे, बड़े पे बड़ा रहे, कभी बराबर हो ही नहीं, तब उस अंतराल में निरंतर वर्धमान, ये लैंग्वेज लिखनी है, तब फलन f(x) दिए गए अंतराल में एक निरंतर वर्धमान फलन होता है। समझ में आ गई? अब दोनों का देखो, मेरी बात सुनना, छोटे बड़े से समझा दिया, वहां लोगरे से समझा दिया, अब ग्राफ से समझा दिया। ये तो पहले का। जैसे मान लो कि ये बढ़ने लगा, ओके, फिर स्थिर हो गया, फिर बढ़ने लग गया, ओके, तो यहां इस बिंदु पर और इस बिंदु पर फलन के मानों में कोई परिवर्तन नहीं है, पर बिंदु तो 2 अलग अलग है। यहां पर x1 का मान, x का मान अलग होगा, यहां अलग होगा, तो x1 और x2 पर क्या रहा, फलन के मान समान रहे। बड़ा, मैंने क्या बोला, छोटे पे छोटा भी रहे, बड़े पे बड़ा भी रहे, पर कभी कभार दोनों पे मान बराबर भी हो जाए। आप देखो यहां पर देखना, ये इसको अपन यहां पर एक बिंदु को x1 माने, यहां पर x2 माने, देखो ये छोटा है क्योंकि जीरो के नजदीक आ रहा है, जब ग्राफ बनाते हैं तो यहां मूल बिंदु होगा ना जीरो, तो ये जीरो के नजदीक है तो ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है क्योंकि ये x है, तो x का मान बोलूंगा ना, यहां पर x1 नाम दू, इसको x2 नाम दू, तो x1 छोटा है, x2 बड़ा है। छोटे पे देखो यहां पर y का मान कम आ रहा है, जो ऊपर जाएगा y का मान बढ़ेगा, यानी फलन का मान बढ़ेगा। यहां पर फलन का मान कम है, यहां ज्यादा है, कम पे कम ज्यादा पे ज्यादा है, पर इस पूरे अंतराल को ध्यान में रखें, पूरे ग्राफ को ध्यान में रखें, तो इसमें एक बिंदु, कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिन पर मान न कम होता है न ज्यादा बराबर रहता है। यहां बिंदु बदल रहे हैं पर मान नहीं बदल रहा है इतनी दूर में, पर बाकी में मान बदल रहा है। तो पूरे अंतराल को ध्यान में रखें, यहां से लेकर यहां तक के अंतराल को ध्यान में रखें, तो इसमें छोटे पे छोटा भी आ रहा है, बड़े पे बड़ा भी आ रहा है, पर कई बार दोनों पे बराबर भी आ रहा है। तो इस प्रकार के फलन को अपन केवल वर्धमान फलन कहते हैं, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका। अब निरंतर की बात करते हैं, यहां दिख रहा हो आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। निरंतर में यूं यो लो ओ लो, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है गया, कभी भी ऐसा बिंदु, कोई भी इसमें ऐसा ग्राफ में ऐसी आपको स्थिति सिचुएशन नजर नहीं आ रही जिसमें दो बिंदुओं पर फलन के मान समान हो, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे देखो एक यहां इधर से ये लो ये लो, ओके, जैसे अक्ष बढ़ा, यहां से देखो बढ़ता, अक्ष बढ़ा, फलन बढ़ता 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 जा रहा है, ये हो गया निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं उसको, निरंतर वर्धमान। समझ में आ गई दोनों बातें? तीन तरीके समझा दी, वो तो कल बताया था, वो तो चौथा हो गया, वो तो सिंपल वे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया दिया था। x1 x2 से आ गया, लोगरे से आ गया, ग्राफ से आ गया, क्या आ गया, वर्धमान के दो रूप, केवल वर्धमान और निरंतर वर्धमान। कोई दिक्कत है? चलिए इसको हटाता हूं मैं, देख लिया होगा आपने आराम से, ये कंडीशन वगैरह बुक में भी दे रखी है, आप इसको भी लिख सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे।
आगे बात करते हैं हम राशमान की। कुछ नहीं बदलूंगा, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं बदलना इसमें। ये डिक्रीजिंग, सेम लाइन रहेगी, सेम लाइन रहेगी, यहां पे निशान बदल जाएगा। ये लो साहब, छोटे पे बड़ा और बड़े पे छोटा, तब कुछ नहीं बदलेगा राशमान फलन। और इसमें उल्टा कर दो, तब निरंतर राशमान फलन। एक समझ में आ गई, सारी समझ में आ जाएगी। ग्राफ देखो, ऐसे आ रहा था ग्राफ, यू हो गया, घट रहा था, यहां एकदम से घटा, पर यहां देखना इन दोनों में, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर फलन के मान क्या समान, घट रहा है, घट रहा है, पर इस पूरे अंतराल में यहां से लेकर इसको 0 और यहां पर मान लो 5 है, 10 है, 50 है, कुछ ना कुछ मान तो होगा ना इसका। तो जब यहां से यहां तक पूरे की बात करूं अंतराल की, इस पूरे अंतराल की मैं बात करता हूं, तो इसमें घट तो रहा है, पर कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिन पर फलन का मान बराबर है। बिंदु बदल रहे हैं, यहाँ x1 x2 अलग अलग है, जो मैं इसमें चलता हूं x के मान बदल रहे हैं, पर फलन का मान नहीं बदल रहा है इस इतने से दूर में। बाकी भी पूरे अंतराल की बात करें तो कम घट भी रहा है, कुछ बिंदु पे बराबर भी हो रहा है। समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, केवल राशमान, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब दूसरा देखना है यहाँ पर, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है फलन का मान घट रहा है। आई बात समझ? यहां पर कोई भी ऐसे दो बिंदु आपको नहीं नजर आ रहे जिन पर फलन का मान, बिंदु अलग अलग है पर फलन का मान समान है। यहां पर बिंदु अलग अलग पर फलन का मान समान दिख रहा है। ये ओनली राशमान का ग्राफ है और ये निरंतर राशमान। ओके, मैंने आपको हर तरह से पूरी थीम मेरी ओर से 101% एक्सप्लेन कर दी। अब आइए आगे देख लीजिए एक बार आराम से। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आपने देखा होगा, समझा होगा उसको। चलिए सारे तौर तरीके अपन सीखते हुए चलेंगे। आज एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में आपको मैं एक एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल cos x sin x प्लस cos x। ओके, आपकी इच्छा से लो, आप वो भी प्लस क्यों लिया, ये लो माइनस ले लो, आपकी इच्छा से लो, कोई दिक्कत नहीं है। थीम समझनी है, थीम आनी चाहिए, सवाल कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो साहब क्या तरीका है काम करने का। गुरुजी इसमें डायरेक्ट कैसे पता करोगे कि साहब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? यहां पर हमें अंतराल के बारे में भी नहीं बता रहा कितने अंतराल के अंदर अध्ययन करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन को हम सोल्व करते हैं, जितने भी फंक्शन की हम स्टडी करते हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए इंटरवल गिवन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो भी वैल्यू होती है 0 से 90 तक की होती है, बाकी सब क्वाड्रेंट में उस वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं। 10 और कोट की जैसी जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में आती है, वो की वो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट
180 से 270 के बीच में, इसलिए वहां इंटरवल होना जरूरी है। तो यहां मैंने मान लो इंटरवल दिया x बिलोंग्स टू 0 टू पाई दे दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब गुरुजी वहां पर तो आप कह रहे थे दो वैल्यू लेनी है, एक छोटी लेनी है एक बड़ी लेनी है, छोटी पे कम आना चाहिए बड़ी पे ज्यादा आना चाहिए। यहां वैल्यू कैसे ले, कैसे पता चले छोटी पे छोटा आ रहा है बड़ी पे बड़ा आ रहा है? एक सिंपल वे में अपन बात कर लेते हैं। मान लीजिए दो वैल्यू आपने π/6 ले ली, 30 डिग्री ले लिया। ओके, और एक आप ले लिया यहां पर चलो दो वैल्यू π/4 और 3π/4 दो ले लिए। पावर पूर्ण अपनी भाषा में बोले तो 45 और ये अपने पास में हो गया 150। सही बोला क्या? 45 135 बोला, 150 ने 135। ओके, 135 है, ये 45 है। इन दोनों में चेक कर रहा हूं, ये छोटा है ये बड़ा है। छोटा वैल्यू रखता हूं पहले। ये जो आप कर रहा हूं वो अपने को सिस्टम में करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में बहुत सरल तरीका और भी इजी छोटा तरीका बताऊंगा, पर पहले जो मैंने बात की थी उसको लिंक करना चाह रहा। आप कहते सर अब वहां तो कुछ और बता रहे थे, अब यहाँ कुछ और बताने लगे। नहीं साहब, सब सही है, सब चीज बताऊंगा, पर मैं एग्जाम में उसी मेथड से करने को बोलूंगा जो सबसे इजी और आपको भी समझ में आए और टाइम भी कम लगे। डरो मत, बिल्कुल मस्त हो, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। π/4 यहां वैल्यू कितना आ रहा है? π/4 45 डिग्री होता है, 1/√2 1/√2 0 हो गया। अब बढ़ाओ इसको, इसी में बढ़ा देता हूं 3π/4। ओके, यहां पर हो गया साइन π-π/4 और यहां पर cos π-π/4। ओके, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का रहता है। इसका काम था क्वाड्रेंट तय करना, यानी प्लस का आएगी वैल्यू आएगी, और वैल्यू कौन तय करेगा? साइन π/4 यानी साइन 45 1/√2। यहाँ माइनस पड़ा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, ये माइनस आ गया, वैल्यू तय करेगा कोस π/4 यानी 1/√2। दोनों को ऐड करें तो 2/√2 आया, यानी रिजल्ट देखा जाए तो √2 वैल्यू। यहाँ 0 आ रहा था पहले, π/4 में 0 आ रहा था यहाँ पर, यानी छोटे पे कम मान है बड़े पे ज्यादा मान है, इंक्रीजिंग मान बढ़ा रहे उससे बढ़ रहा। आ रही बात समझ? अच्छा, अब सर कैसे पता करोगे कि केवल वर्धमान है या निरंतर वर्धमान? क्योंकि वहां आपने कहा था केवल वर्धमान है तो छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा आना चाहिए, पर कुछ बिंदु ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर फलन का मान समान होगा। बिंदु अलग अलग होंगे पर मान समान होगा, तब वर्धमान होगा। और निरंतर वर्धमान में आपने कहा था कि कभी भी मान बराबर नहीं होगा, छोटे पे छोटा रहेगा और बड़े पे बड़ा रहेगा, तो वो बिंदु भी दिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात, मान बराबर भी होना चाहिए। ऐसी दो वैल्यू जो वैल्यू अलग अलग हो पर मान समान हो, ऐसा भी वहां पर होना चाहिए। तो वो जो तरीका अपन अभी निकालेंगे, बट हर प्रकार के सवाल में वो चीज सोचने में बहुत टाइम लगेगा। हर बच्चा उसको पकड़ भी नहीं पाएगा, हर बच्चे को पता भी नहीं होता किसका वैल्यू कितना होता है, टेबल याद होनी चाहिए, सब काम होते हैं, फिर भी नहीं पता चले। तो ये विधि थोड़ी सी वो थीम जो इसी बात पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने ये बात बताई है, बट इससे सवाल को मतलब एग्जैक्टली जजमेंट तक लाने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है, थोड़ा दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, गलती होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। तो क्या करें गुरुजी? एक तरीका बताता हूँ बहुत ही शानदार, जो मैंने कल भी कहा था, और आप अच्छी तरह से सुन लें। मैं स्टेप्स बोलूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सवाल आपको आप करने होंगे, मैं स्टेप्स बोलूं क्या करना है। देख लो साहब, ये नोट डाल के लिख रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जब भी किसी फलन के वर्धमान
राशमान और निरंतर वर्धमान या राशमान, वो निरंतर दोनों के साथ है, या निरंतर वर्धमान भी निरंतर राशमान। ठीक है, और देखना तथा अंतराल ज्ञात करना, अंतराल ज्ञात करना हो, और बातें आ रही मेरे को याद में, एवं अंतराल में वर्धमान है या राशमान है, ये सारे बातें याद रखना, ये सब आपको ज्ञात करना हो। तो पहला स्टार, सबसे पहले फलन का प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रथम अवकलज f डैश x को शून्य के बराबर रखकर क्रांतिक बिंदु वो होते हैं जिन पर प्रथम अवकलज का मान शून्य हो जाता है। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करें, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करें। दूसरी स्टेप समझ में आ गई। तीसरी स्टेप, जो हमने क्रांतिक बिंदु लिए हैं, जो हमने क्रांतिक बिंदु लिए हैं, क्रांतिक बिंदुओं की सहायता से अंतराल, यानी यहां पर पूरा लिख दूं कि वास्तविक संख्या रेखा को असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करेंगे। देखिए बोर्ड पे कोर्स है, असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करेंगे। ये क्या है? ये सब के लिए स्टेटमेंट है, और ये 3 स्टेप सब में करनी 101%। चाहे वर्धमान ज्ञात करना हो, चाहे राशमान हो, चाहे निरंतर वर्धमान हो, चाहे निरंतर राशमान हो, चाहे अंतराल ज्ञात करना हो, चाहे अंतराल में उस अंतराल जो आपने ज्ञात किया उनमें कौन से में वर्धमान है, कौन से में राशमान है, ये चेक करना हो। इन सब के लिए 3 स्टेप करना। इतनी बात समझ में आई? काफी टाइम हो गया, 34-5 मिनट हो गए लगभग। तो आज अपन इतने पढ़ेंगे, बाकी जो इसके आगे के टॉपिक हैं वो अपन कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे 2 दिन से सिर्फ इसकी भूमिका चल रही है, पर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये समझ में आएगा तो आगे वाले पार्ट बहुत जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि बाकी आगे पार्ट इससे रिलेटेड ही है। जैसे मैंने आपको सिर्फ वर्धमान समझाया तो राशमान समझ में आ गया,
इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ढंग से पढ़ें, ढंग से देखें, होमवर्क करें, होमवर्क सबमिट करें। और आपको मैं आज से सूचना दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में हमारी एग्जाम हो सकती है, इसलिए आप तैयारी रखें। और जो 2 सब्जेक्ट हो गए उनको छोड़ के बाकी दोनों को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।